अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। जिक्र करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इसराइली वज़ीर आज़म के साथ दिए गए गज़ा से मुतल्लिक उस बयान का जिसने पूरी दुनिया को हक्का बक्का कर दिया है और परेशान कर दिया है। क्या कहा, सुने ज़रा। Will take over the Gaza Strip, will own it, and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Saudi Arabia is going to be very helpful, and they have been very helpful. They want peace in the Middle East. It's very simple. We know their leader and their leaders very well. They're wonderful people, and they want peace in the Middle East. As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that piece, and we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गज़ा पर कब्जा करके लोगों को मुंतकिल करके वहाँ से किसी दूसरे मुल्क या इलाके में पूरे गज़ा की तामीर नौ करेंगे और गज़ा के हम मालिक होंगे। अब इस बयान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पूरी दुनिया से इसके ऊपर कंडेमनेशंस आ रही हैं। क्या अक़वाम मुत्तहिदा, क्या यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, फ्रांस, चीन सब मजम्मत कर रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि ये तो एथनिक क्लिनजिंग के मुतरादिफ है, ये तो आप जवाज़ पैदा कर रहे हैं इंसानी हुकूक की वायलेशंस के लिए। शायद यही वजह है कि इसके ऊपर आज हमने देखा कि वाइट हाउस से भी रद्द अमल आया, जो तर्जुमान है वाइट हाउस की, और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि जो डिफेंस सेक्रेटरी यानी सेक्रेटरी दाखिला हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बयान जारी किया और ये कहा गया कि ट्रंप ने आर्जी मुंतकिली की बात की है, तामीर नौ की बात की है। ये भी कहा कि इसको हॉस्टाइल बयान ना लिया जाए बल्कि ये तो बड़ी जेनरस ऑफ़र है सदर ट्रंप की, और उन्होंने कहा कि हम जो इलाका है जो अब रहने के काबिल नहीं है उसको रीसेटल करेंगे, उसकी तामीर नौ करेंगे। साथ ही साथ जो वाइट हाउस की तर्जुमान है उन्होंने ये कहा कि फ़ौज भेजने का नहीं कहा ट्रंप ने, बल्कि तबाह हाल गज़ा को दोबारा से रिहेबिलिटेट करने की उन्होंने बात की और उसके लिए फैसिलिटेशन की बात की। ये जो सारा का सारा मामला है इसके ऊपर ट्रंप ने जो बयान दिया है, गो कि इसके ऊपर हैरानी तो बहुत है, लेकिन जमा खातिर ये भी कि ट्रंप के इक़्तिदार में आने के लिए एक बड़ी वोटर बेस, एग्ज़िट पोल के मुताबिक 21%, 21% मुसलमान वोटर्स थे जिन्होंने ट्रंप की हिमायत की। अब ये जो बयान दिया गया है ट्रंप का, इसकी वजह क्या है, ये कैसे सेटल इन करेगा, डिस्कशन यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या ये इक़दाम दो रियासती हल को नुकसान पहुँचा सकता है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए महमूद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, मज़हर अब्बास साहब और ख़ुसूसी तौर पर फैसल वड़ाइद साहब भी हमारे पैनल में मौजूद हैं आज। शहजाद, आपसे शुरू करते हैं। ये सबसे पहले बताइएगा आपका अंदाज़ा क्या है, क्या ये एक जोश में दिया गया ट्रंप का बयान है, इसके ऊपर अमल दरामद मुश्किल होगा, या फिर एक ये वेल थॉट प्लान है जिसका इजहार ट्रंप ने किया है? बहुत शुक्रिया अलीना, मेरे ख्याल से अभी तो पूरी दुनिया यही सोच रही है कि क्या ये एक वेल थॉट प्लान है या एक बड़ी अनप्लान्ड स्पॉन्टेनियस ऑफ द कफ बात कर दी गई है। और इसी तनाजुर में फिर इस पर गौर किया जा रहा है कि क्या इस प्रपोजल को संजीदगी से लिया भी जाए या नहीं लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी, उन्होंने जो अब डिफेंड करने की कोशिश की वो बिल्कुल बात उससे मुख्तलिफ है जो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप से ये बात एक्सपेक्ट करना, चाहे संजीदा से संजीदा मामला हो, चाहे कोई फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, कि वो किसी से कंसल्ट किए बगैर आके कोई बयान दे सकते हैं। तो या तो ये हो सकता है कि जो प्रेशर पूरी दुनिया से आया है, इंक्लूडिंग चाइना, यूरोपियन ममालिक, उसकी वजह से बैक ट्रैक कर रहे हैं व्हाइट हाउस और उनकी जो दूसरी इंतजामिया है, या फिर हो सकता है कि कोई इस तरह का कोई प्लान ही ना हो। तो मेरे ख्याल से अभी तक द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू असेस कि वो कहना क्या चाहते थे। लेकिन दो चीजें मेरे ख्याल से पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि ये बात तो ठीक है कि फुट ऑन ग्राउंड यूएस इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही वो अमेरिका की वैसे पॉलिसी है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की वो पॉलिसी है, क्योंकि वो तो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट है, हमें किसी और की जंग में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो वैसे तो अब तक गजा से मुतालिक उनके बयान इससे मुख्तलिफ साबित हो रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर ये इस पॉलिसी पे अपने डटे रहते हैं तो फिर तो इसकी कोई वजह नहीं समझ आती कि वो क्यों यूएस ट्रूप्स को गजा में भेजेंगे। तो इसलिए मुझे दो चीजों का मेरे ख्याल से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक, जो इजराइल में जो फार राइट है वो इस वक्त बड़ी तनकीद कर रहे हैं नेतन्याहू पर भी, उनके अपने कैबिनेट के लोग, जो पीस डील हुई है, जो एक आर्जी पीस डील हुई है गजा के साथ, हमास के साथ, उस पर वो बहुत इस वक्त जो है सरापा एहतजाज है। तो हो सकता है कि अब ये नेतन्याहू का पहला दौरा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपील करने की कोशिश की हो नेतन्याहू को, उनके सपोर्टर बेस को, कि ठीक है देखिए ये प्रपोजल है हमारा, और रियलिटी में ऐसा कुछ ना हो।
दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो रिहैबिलिटेशन के नाम पे जो अरब कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरब जिनका उन्होंने जिक्र भी किया, उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस रिहैबिलिटेशन में अपना हिस्सा डालें, और वरना तो फिर अगर हम करेंगे तो इनको देखें माइग्रेट करना पड़ेगा, कहीं जाके रेफ्यूजी बनना पड़ेगा, तो वो शायद हो सकता है उनकी प्रेशर टैक्टिक्स हो। तो मुझे ये दो चीजें इस वक्त समझ आ रही है, और मेरे ख्याल से ये तजिया भी इन्हीं पैराए में हो रहा है। तो आई डोंट थिंक सो अभी तक कोई ऑन ग्राउंड की इस तरह की सिचुएशन होगी, ना दुनिया उनको ये करने देगी, बड़ा प्रेशर आएगा इसको, और एंड एज आई सेड उनकी अपनी जो पॉलिसी है वो भी इसके खिलाफ रही है। लेकिन मुझे जो एक अफसोसनाक पहलू लगा है, और आप ये देखें फाइट इज राइट, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, वो कितने डंके की चोट पे आके कुछ भी किया जाता है और पूरी दुनिया एक तमाशा बन के देखती है। अब कल जब वो नेतन्याहू के साथ बैठ के कह रहे थे कि क्यों जो फलस्तीनी है उनको माइग्रेट कर जाना चाहिए इजिप्ट या जॉर्डन, क्योंकि देखें यहाँ पे तो तबाह हाल है, पूरा इलाका जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उनकी जानों को खतरा है, और आज से नहीं सालों साल से जानों को खतरा है, इसलिए उनको एक सेफ जगह पे माइग्रेट कर जाना चाहिए ताकि इस जगह को दोबारा हम रीबिल्ड करें। तो यार कितने अफसोस की बात है अलीना कि जो शख्स इस पूरी तबाही का जिम्मेदार है, जिसने 40-45 हजार बच्चे औरतों समेत लोगों को खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया, जेनोसाइड के उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, इदारे उनके खिलाफ वारंट जारी कर रहे हैं, वो जिम्मेदार शख्स उनके साथ बैठा हुआ है, और वो बात क्या कर रहे हैं कि लोगों की जानों को महफूज करने के लिए, उनकी जगहों को रीबिल्ड करने के लिए उनको माइग्रेट कर जाना चाहिए, कि हम उस शख्स को रिकॉल आउट कर सकते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपेरेंटली हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे पावरफुल पोजीशन है, प्रेसिडेंट का ओहदे से बड़ा कोई दुनिया में तो ओहदा ही नहीं है, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। वो शख्स, ये जो शख्स नेतन्याहू बैठा हुआ है, जो जिम्मेदार है इस तबाही का, जो कत्लेआम का जिम्मेदार है, उसको कॉल आउट नहीं कर सकते, और बात ये कर रहे हैं कि नहीं जो अभी भी लोग बचे हो यहां से चले जाएं ताकि इस जगह को हम दोबारा रीबिल्ड कर लें। ना हमास ने तो वैसे ही भी खैर स्टेटमेंट दे दिया है, फलस्तीनी नहीं जाने चाहेंगे, क्योंकि अगर लेट्स सपोज ये कोई प्लान भी है कि ठीक है आप कुछ अरसे के लिए, नेतन्याहू ने भी कहा ना कि आप कुछ अरसे के लिए चले जाए फिर वापस आ जाइएगा, कोई बेवकूफ नहीं बनने वाला, ये तो एक लॉलीपॉप है। आपको पता है कि अभी भी वेस्ट बैंक में भी वो इंक्रोच कर रहे हैं, जेरूसलम में इंक्रोच किया, गजा में जो नॉर्दर्न गजा है उसको पूरा वो इंक्रोच कर रहे थे, तो कैसे उनकी इस बात पे यकीन कर लिया जाएगा कि ठीक है आप अभी चले जाएं, आपको ये दोबारा बना के दे देते हैं। अच्छा, इसमें एक बयान आपने देखा है कि पिछले साल का जो गर्दिश कर रहा है इनके दामाद कुशनर का, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि बड़ी अच्छी सी साइड है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें रीबिल्ड करना चाहिए, बड़ी ये तो प्रेशियस लैंड है और हमें यहाँ पे आके लोगों को बसाना चाहिए और इसको जो एक टूरिज्म की जगह बनाना चाहिए। तो उनके इरादे इस किस्म के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात पे यकीन करेगा कि आप चले जाएं और इसको रीबिल्ड करेंगे। मेहमान, क्या ये मुमकिन भी होगा बाकी दुनिया के लिए कि अगर इस तरह के इरादे हैं भी तो उसको अमली तौर पर रोकना या किसी तरह से भी रोकना, क्योंकि हमने देखा है, अभी कहा भी शहजाद ने, माइट इज़ राइट, अगर तो अमेरिका ने ठान ली और फिर वो इसराइल के पीछे खड़ा हो गया तो फिर कौन रोक सकता है? ये है भी पॉसिबल? देखिए लीना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई रोक सकता है, क्योंकि एक तो अमेरिका जो है वो सोल सुपर पावर है, और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रंप से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तो खैर उन्होंने बैक ट्रैक किया है, उन्होंने जो ये बयान दिया था उससे हमने देखा है कि किस तरीके से थोड़ा पीछे हट रहे हैं सारी चीज़ जो है। लेकिन वैसे मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि देखिए जो नेतन्याहू को एक रेड कार्पेट वेलकम मिली है डीसी के अंदर, उसको जिस तनाजुर में देखा जा रहा है, खासतौर पर जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और ओवरऑल भी जो देखा जा रहा है, उसको कोई अच्छे तरीके से नहीं देखा जा रहा है। आप अगर ह्यूमन राइट्स वॉच की स्टेटमेंट देखें, उसके अंदर उन्होंने बेसिकली जो बात की, उन्होंने कहा कि जो इजराइल की पॉलिसी थी, यानी कि जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है गजा के अंदर, और उस बंदे के साथ खड़े होके डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो कि एक बंदा जो कि वॉर क्राइम्स और एट्रॉसिटी और इन सब के लिए आईसीसी के ही इज वांटेड, और अब जिस तरीके से बात हो रही है, तो अगर ये सब कुछ किया गया तो उसमें फिर अमेरिका पहले जो कंप्लिसिट था वॉर क्राइम में, क्योंकि कंप्लिसिट तो आपको मालूम है कि है जो ये पूरा जो 1 साल से जेनोसाइड चल रही है उसके अंदर तो अमेरिका टोटली कंप्लिसिट था। तो वो ह्यूमन राइट्स वॉच वाले कहते हैं कि ये फिर डायरेक्ट परपेट्रेटर्स होंगे इस एट्रॉसिटीज के, यानी कि ये भी उसके अंदर साथ शामिल होंगे, क्योंकि आपको मालूम है लीना कि जो इस तरीके से फोर्स डिस्प्लेसमेंट की जाती है, एथनिक क्लिंजिंग और इसी के जमरे के अंदर आती है, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है।
अच्छा, जो वैसे अलीना जो आप बात करी है कि इसको कौन रोक सकता है, कि हमने देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को आप देख लें, मतलब 46,000 लोगों की जो डेथ्स हुई है पैलेस्टीनियंस की, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हुए। कौन क्या रोक सका उनको? अमेरिका को या इवन इजराइल को कौन क्या रोक सका? या अब तो ये सारे ममालिक जो बोल रहे हैं, जो ये कनाडा है, जो बाकी सारे ममालिक इस वक्त बोल रहे हैं, जिस वक्त ये सब शुरू हुआ था, जिस वक्त ये इजराइल कर रहा था, जब ये जेनोसाइड कमिट कर रहा था पैलेस्टाइन के अंदर, तो आपको याद होगा कि ये सारे ममालिक खामोश थे या फिर जस्टिफाई कर रहे थे कि इजराइल कर क्या रहा है। महमल, आपकी आवाज़ हमें बंद हो गई है। अच्छा महमल, आपका पॉइंट मैं बाकी कंप्लीट करती हूँ, बट मगर साहब, टू कैरी दिस फॉरवर्ड इफ़ आई मे, अगर बाइडन के साथ कंपेयर करें तो हमें ये देखने को मिला कि जितना प्रेशर गज़ा जंग शुरू करने का और फिर उसमें इसराइल की हिमायत करने का बाइडन को और उसकी हुकूमत को सहना पड़ा, वो चाहे मुसलमान कम्युनिटी हो या चाहे वो अमरीकी जनरली हो, बाइडन के लिए वो बहुत बड़ी डिफीट में टर्न हुआ, उनके वोट्स में सामने आया। अब क्या समझते हैं, क्या ये कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए भी ख़तरा बन सकता है? देखिए, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। मसला ये है कि जो लोग इसका कॉन्टेक्स्ट देखें कि कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहाँ मीडिया टॉक हो रही है। जिसने इजराइल में तबाहकारी की और जिसने सहूलतकारी की, वो दोनों वहाँ मौजूद थे। तो सहूलतकार ये कह रहे हैं कि हम आके इजराइल में जो फ़लस्तीनियों में और इधर उधर वो करेंगे, हम गाज़ा में तामीरात करेंगे। वो बेसिकली वो जो इजराइल के जुल्म व सितम है, जो जबर है, जो इजराइल को दुनिया एक कातिल के तौर पे देख रही है, उसको, उस टोन को माइल्ड करने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये कहकर कि हालांकि उधर वो कंडेम कर सकते थे, उधर ये कह सकते थे, अगर यही तकरीर डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस टू द नेशन करते अमेरिकन उसमें, और वहाँ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नहीं खड़े हुए होते, तो उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल मुख्तलिफ लिया जाता उसमें, कि शायद बाइडेन की पॉलिसी को रीविज़िट करने वाली बातें हैं इसको। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर पॉलिसी चेंज आएगी, लेकिन ये मुझे कैलकुलेटेड मूव लगती है। अच्छा, कैलकुलेटेड मूव इस लिहाज से कि उससे पहले, मीडिया टॉक से पहले दोनों की मुलाकात हुई। तो मुलाकात कोई गालबन घंटा 2 घंटे जो भी मुलाकात हुई है जितने, और उसके बाद आके ये मीडिया टॉक हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ बॉक्स जाके उन्होंने ये बात कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। मेरा ख्याल है बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था, और ये बताना था कि देखिए जी, जो तबाही हो गई, अब वहाँ हम तामीर नौ करेंगे। और जिस मुल्क का नाम लिया उन्होंने, उसका रोल भी बहुत मुतनाज़ा रहा है इस पूरे उसमें। अरब कंट्रीज़ का ओवरऑल रोल बड़ा मुतनाज़ा रहा है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि वहाँ से वो सारे फ़लस्तीनियों से कहें कि आप वो जगह छोड़ दें वो, और फिर हम यहाँ तामीर नौ करेंगे? ये एक बहुत ही ख़तरनाक प्लान है, और ये ख़तरनाक प्लान जो है ये प्रो इज़राइली प्लान है। और इसमें ज़ाहिर है इसमें हमास टारगेट होगी, इसमें जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पैलेस्टीनियंस की वो टारगेट होंगी। इसमें हिज़्बुल्लाह और हमास के ऑलरेडी उन्होंने जो मेन लीडर्स हैं उनको टारगेट कर लिया है। तो मुझे इसमें कहीं मुस्बत पहलू नज़र नहीं आ रहा, मुझे इसमें एक बहुत ही ख़तरनाक पहलू नज़र आ रहा है कि इसको, और इम्प्लीमेंट होता है, इन्फोर्स होता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की जब से वो बरसर इक़्तिदार आए हैं, अगर आप देखें, कनाडा को वो अपना रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, मैक्सिको के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ सामने आ रहा है, तो मेरा ख़्याल है उनके एक्सपेंशनिज़म के, वैसे तो अमेरिकन रहा है इस तरह के, वो अज़ाइम नज़र आते हैं। और ज़ाहिर है इज़राइल अब तक जो इतने सालों में करता रहा है उसमें अमेरिका की पूरी अशवात शामिल है, अमेरिका की पूरी सपोर्ट शामिल है। तो आज बजाय इसके कि डोनाल्ड ट्रंप इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े होकर जब बात कर रहे थे, तो वो उन एट्रॉसिटीज़ का भी जिक्र करते, उन बच्चों की किलिंग्स का भी जिक्र करते, उन 43,000 लोग जो मारे गए, भले वो वहाँ खड़े होकर हमास को भी कंडेम करते, क्रिटिसाइज़ करते, लेकिन अगर वो ये कह के बात आगे बढ़ाते तो एक अलग बात थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने, मेरा ख्याल है, इज़राइल का दिफा करने की कोशिश की है, ये सब कुछ कह के। ठीक है। अच्छा महमल, आपकी बात उस तक अधूरी रह गई थी कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज़ की वजह से, आप वो भी पूरी कर ले। बल्कि आप जो पॉइंट उठा रही थी उसी के ऊपर एक काउंटर क्वेश्चन भी, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर पाएँ।
आप कह रही थी कि अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप अपनी पॉलिसीज़ आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही रहा है कि बाइडन ने जब ये सारी गाज़ा जंग के दौरान उनका जो किरदार रहा, बड़ा उनको अमेरिका के अंदर से ही तनकीद का सामना रहा, बहुत मुजाहिरों का सामना रहा, और फिर हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं वोट की सूरत में लोगों ने अपनी राय का इजहार किया उनके खिलाफ। क्या आपको लगता है उस तरह का जो प्रेशर है वो ट्रंप को भी फेस करना पड़ सकता है या नहीं? लेकिन ना ट्रंप तो अपनी सेकंड टर्म में आए हैं और वो जो है बड़ी एक वाज़े मेजॉरिटी के साथ आए हैं, तो उनको तो उस तरह का प्रेशर जो है वो पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको फेस करेंगे। लेकिन जो वैसे मैं ये बात करना चाह रही थी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, यानी डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, जब इजराइल की बात आती है तो इनकी पॉलिसीज में कोई फर्क नहीं होता। अगर 46,000 लोग जो हैं उनको उनकी जेनोसाइड उनके कमिट की गई है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, तो ये ऐसा नहीं होगा कि ट्रंप के अंडर रुक जाएगी। ऐसा नहीं होगा, कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फलस्तीनियों के ऊपर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, जो सब कुछ उधर एक नस्ल कशी हो रही है, वो खत्म हो जाएगी जस्ट बिकॉज ट्रंप आ गए। अमेरिका की पॉलिसी वैसे की वैसी है। जैसा मैंने कहा कि ह्यूमन राइट्स वॉच की भी जो आप अगर स्टेटमेंट देखें कि वो पहले से ही कंप्लिसिट थे, और अब जो है अगर उन्होंने इस चीज के अंदर कोई ऐसी वाज़े पॉलिसी ली कि जिससे फोर्स्ड उनको वहां से जो है वो उनकी डिस्प्लेसमेंट की जाए, तो फिर तो वो उसके अंदर ना सिर्फ ये कि वो कंप्लिसिट होंगे बल्कि वो भी वॉर क्रिमिनल्स होंगे। शहजाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक पॉइंट में सिर्फ ऐड करना चाह रहा था, क्योंकि ये जो बात हो रही है ना कि अब उनकी टीम की जानिब से भी कि एक टेम्परेरी आर्जी मुंतकली होगी और रिहैबिलिटेशन के बाद आप वापस आ जाए। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 1.2 बिलियन सिर्फ मलबा हटाने के लिए लगेगा और $50 बिलियन गजा को रीबिल्ड करने में लगेगा, एंड इट विल टेक 21 इयर्स। ये कोई 1-2 साल की या 8 महीने की बात नहीं हो रही है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक $50 बिलियन और 21 साल लगेंगे रीबिल्ड में। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि 2 दिहाइयों के लिए आप चले जाएं और वापस आ जाएंगे, आप अपनी जगहों पे ले लेंगे। आपको पता है कि वंस दे लीव उसके बाद क्या हो रहा है, कब्जा हो जाना है वहां पर। 2 महीनों के लिए शहजाद अगर कोई चला जाता है तो वो उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। ये मतलब कि 21 साल के लिए चाह रहे हैं कि चले जाएं लोग। अच्छा, जाहिर सी बात है सबको ये नजर आ इजराइल रहा है को कि हैंड क्या ओवर करना है बेसिकली सारी। एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, मजीद बात करेंगे इसके ऊपर फैसल वड़ाइद साहब से आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। ट्रंप का गज़ा से मुतल्लिक बयान, और फिर आज ट्रंप के जो तर्जुमान हैं, सेक्रेटरी डिफेंस हैं, सेक्रेटरी स्टेट हैं, उन्होंने भी इससे मुतल्लिक वजाहतें पेश की हैं। क्या मकसद है, क्या मतलब है, यही सब तज्जिया तबसरा हम कर रहे हैं। फैसल वड़ाइद साहब, आप बताइएगा, क्या वजह समझते हैं इस वक्त ट्रंप के इस बयान की, और क्या अहमियत है? क्या प्रैक्टिकली इसके ऊपर कुछ अमल दरामद भी करवा सकेंगे जिस तरह की अभी हम वजाहतें देख रहे हैं, या फिर कुछ और? बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके लिए आपको ये देखना चाहिए कि वाइट रेसिस्ट और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनका माइंडसेट है खास किस्म का। जिस तरह हमें अपनी सोसाइटी में हमारे एक्सट्रीमिस्ट का माइंडसेट इल्म है कि जब वो किसी से नाराज होते हैं या किसी के खिलाफ होते हैं तो किस हद तक जाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं। इसी तरह वेस्टर्न एक्सट्रीमिस्ट का, वाइट एक्सट्रीमिस्ट का एक माइंडसेट है। जब ज्यूज को यूरोप एक अपने लिए प्रॉब्लम समझता था तो उस वक्त नाजीज ने, जनरल हेड्रिक ने, गाल्डन ने, यूके ने, जनरल हेड्रिक ने 1939 में फाइनल सोल्यूशन पेश किया था कि ये जो इतने सारे ज्यूज हैं, तो कभी हम निकालना चाहते हैं, कभी उनको जॉब देना चाहते हैं, कभी उनके लिए कोटा लेकर आते हैं, तो ये हल क्यों नहीं हो रहा। एट लास्ट ही प्रेजेंटेड फाइनल सोल्यूशन इन 1939। अच्छा, फाइनल सोल्यूशन क्या था कि इन सबको बांट दिया जाए इसी तरीके पर, इतने लोगों को यहाँ से वहाँ सेटल कर दिया जाए, और जो सेटल करेगा उसको उसकी प्रॉपर्टी दी जाएगी, और जिस जगह सेटल होंगे वहाँ ये हम उसका बिजनेस वेंचर करेंगे। तो दैट वाज अ बिजनेस टू एंड एन एक्सपेरिमेंटेशन टू। सो जो वेस्टर्न एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका माइंडसेट एक फाइनल सोल्यूशन को सोचता है, और वो एक से ज्यादा मरतबा ये फाइनल सोल्यूशन कर चुके हैं। अच्छा, अब जब ये बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, तो मेरे जहन में जनरल हेड्रिक भी आए थे कि ये भी फाइनल सोल्यूशन पर इस मामले को लेकर आ गए हैं कि हमारे पास इस मामले का ये फाइनल सोल्यूशन। अच्छा, लेकिन फाइनल सोल्यूशन का प्रॉब्लम ये है कि ये किसी पर्दे के बगैर नहीं हो सकता। कि उस वक्त ये जब 39 में फॉर्मूला पेश किया गया फाइनल सोल्यूशन का, तो उस वक्त एक वर्ल्ड वॉर जारी थी जिसके पर्दे में आप इतना बड़ा क्राइम कर सकते थे। इस वक्त आप देखें तो वेस्ट बैंक और बाकी जगहों पर, लिबनान और बाकी जगहों पर जंग करके और ईरान से जंग छेड़कर
ये बेसिकली यही पर्दा क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें ये गजा के लोगों का, फिलिस्तीनियों का फाइनल सोल्यूशन करेंगे, और ये इनकी तरफ से एक सीरियस बात आई है। लेकिन चूंकि एक इस तरह का बंदा जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, जो मतलब नेचर वाले नहीं पढ़ते, उनके पास वोकैबुलरी बहुत थोड़ी होती है। इनके बारे में मशहूर है कि इनकी वोकैबुलरी 200-300 अल्फाज से ज्यादा की नहीं होती। इस वोकैबुलरी का ये प्रॉब्लम है कि जो भी बात करते हैं, थिन लाइन आप इनका मकसद समझ जाते हैं, क्योंकि ये थिन लाइन को अच्छे अल्फाज में भी बयान नहीं कर पाते। तो बेसिकली इट वाज वेरी सीरियस फॉर दिस फाइनल सोल्यूशन। हाँ, उसके बाद जो बैकलैश आया है उससे वो काफी ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि 1951 में जेनोसाइड, जब उस जेनोसाइड साल भर जनवरी में ये आया था, इसको अडॉप्ट कर लिया था पूरी दुनिया ने, जेनोसाइड कन्वेंशन को। उसके बाद से ये बात पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस तरह की मास एक्सटर्मिनेशन या एक्सपल्शन कर सकें। तो उसके बाद अब ये सॉरी करके पीछे को तो हो रहे हैं, लेकिन ये इससे अमली तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, और क्या इसका मतलब क्या है फिर पूरी दुनिया के लिए, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के लिए? क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे आपके ख्याल में अमली तौर पर इसको रोका जा सकता हो? ये तरीका है, और मेरा ख्याल है कि वो तरीका शायद वर्क भी करे। देखिए, MBS एक $500 बिलियन का अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 2030 विजन है, और अगर आप उसको मैप पर देखें तो वो इसराइल से चंद किलोमीटर के फासले पर ही है, और वो रेड सी के किनारे है। वो अपनी इकोनॉमी को ऑयल से निकालकर टूरिज्म एंड होटलिंग और इस तरह के बिजनेस पर, IT पर लेके आना चाह रहे हैं। अच्छा, अब अगर वहां से आप एक लाइन खींचे तो मेडिटेरेनियन सी, जो कि उससे ज्यादा शानदार समंदर है रेड सी से, वो उससे ज्यादा दूर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया और उनके दामाद जॉर्ज जेराड कुशनर ये है कि वो जिस तरह का न्योम सिटी है, IT सिटी, होटल सिटी और बिजनेस सिटी, टूरिस्ट सिटी, तो गजा की 39 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर वो उससे ज्यादा एक शानदार वेंचर करेंगे इनके साथ मिलकर, इसराइली बिजनेसमैन और दुनिया भर के बिजनेसमैन के साथ। तो सऊदी अरब ये अब अपनी जिंदगी और मौत का मसला है कि अगर गजा पे इस तरीके से डील हो जाती है तो उनका $500 बिलियन, जो कुल अगर उसको मैं देखूं तो $2 ट्रिलियन का 2030 विजन है, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी 600 बिलियन का है, तो वो प्रोजेक्ट फेल होने के बहुत ज्यादा चांस हैं। तो सऊदी अरब के लिए भी ये जिंदगी मौत का मसला बन जाएगा कि वो गजा पे इस तरह की कोई भी मास एक्सपेंशन ना हो, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप और उसके इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो न्योम सिटी के बिल्कुल चंद किलोमीटर दूर, उससे बेहतर लोकेशन पर, उससे बेहतर फैसिलिटीज का एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बना दें। डू यू थिंक कि सऊदीया उस तरह से इंटरवीन करेगा या इसको रोक पाएगा? क्योंकि अभी जिस तरह हमने बयान भी सुनवाया, कहीं ना कहीं ट्रंप को ये भी एतमाद है कि सऊदीया इस चीज़ के अंदर ज़्यादा नहीं रोड़े अटकाएगा। देखिए, मैंने तो ये बताया कि उसके लिए बिजनेस में बहुत बड़ा एक लॉस है, बहुत बड़ा कंपटीटर उसके चंद किलोमीटर दूर, उससे बेहतर जगह पर आ जाएगा, क्योंकि वो भी जो अपना 2030 विजन का एक नया सिटी और नया सऊदी अरब बना रहे हैं, वो भी उन्होंने इसराइल और अमेरिका की मदद से ही बनाना है, और अगर चंद किलोमीटर दूर वो बन जाएगा तो इसके लिए एक मसला है। तो मेरे ख्याल में देखिए, ये पॉसिबिलिटी है कि वो इसको बनने से रोकने के लिए भी हर हद तक जाएगा। अच्छा, किस हद तक जा सकता है? जाहिर है वो इसको सिर्फ इस हद तक जा सकता है कि इसराइल को उस हद तक तस्लीम करने से इनकार कर दे। दूसरी बात ये है कि आप इसको जरा इसको आप देखें प्रैक्टिकल अंदाज में कि आपने 23 लाख लोगों को, 20 लाख तो यकीनन है, 20 लाख से कुछ ज्यादा लोगों को जब एक जगह से आपने निकालना है जो कि जाने को तैयार नहीं है, तो ये नामुमकिन सा एक काम है। सिर्फ 20,000 लोग जब इन्होंने गजा से वापस निकाले थे इसराइल ने अपने सेटलर्स, तो आप उसकी वीडियोस जाकर देखें, वहां पर जंग हुई थी, लोगों को पकड़ के बांध से फौज आई थी और फिर उनको ट्रकों में डाल के बहुत मुश्किल ले कर गए थे। ये 20 लाख लोग हैं, इनको आप बगैर किसी बहुत बड़ी मैस किलिंग से और 1 लाख 2 लाख फौज के बगैर, और जो यूनाइटेड नेशन ने एक एस्टिमेट लगाया है, कम से कम आपको 600 से 700 बिलियन डॉलर खर्च किए बगैर इनको यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो ये कौन खर्च करेगा? तो इनका जो बेस्ट प्लान है वो ये है कि इस जगह को उस वक्त तक रोका जाए और यहाँ पर बम्बारमेंट की जाए जब तक यहाँ पर कोई ऐसी वबा नहीं फैल जाती जिससे बहुत ज्यादा लोग मारे जाएं। उस वक्त फिर इनके लिए ये चांस होगा कि जैसे यहाँ के लोग खुद
कहीं पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे अपनी जानें बचाने के लिए। तो ये अब आई थिंक इस फॉर्मूले पर काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, कर सकेंगे या नहीं, ये एक अलग सवाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल वरायत साहब। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपके सवालात। वेलकम बैक। आपके सवालों के जवाब जानते हैं। मलिक साहब, आपसे पूछा गया आज कि कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की वजह क्या है? क्या इसके पीछे कवानीन पर अमल ना होना ही वाहिद वजह है? देखिए, कराची में लाकानूनियत ही वाहिद कानून है। कराची में इस तरह के हादसात की सज़ा बहुत कम है। दूसरे ये कि 60% कराची में जो लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, टैंकर्स चलाते हैं, इनके पास लाइसेंस ही नहीं होता। उसमें कराची में जो स्पीड है एक बहुत बड़ा मसला है। आपके यहाँ कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर को जिस तरह रखना चाहिए उस तरह नहीं रखते। तो एक लॉलेसनेस है कराची में। जब तक उस लॉलेसनेस को नहीं ख़त्म किया जाएगा, कराची में इस तरह के हादसात होते रहेंगे और ख़तरनाक हादसात हो सकते हैं। और इसके लिए जो कुछ करना चाहिए उसका 10% भी कराची में नहीं हो रहा। सर, एक एक्शन ऑपरेशन सॉर्ट ऑफ शुरू किया गया है, क्या समझते हैं इस एक्शन से कोई 2013 में ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसमें कहा गया था कि ये चेक किया जाएगा लाइसेंस। 2 दिन वो ऑपरेशन हुआ, उसमें 6 लाख लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। और उसके बाद एक डेट दी गई कि आप आके लाइसेंस बनाएं, उसके बाद वो प्रोजेक्ट ही डंप कर दिया गया कि उन्होंने जी। तो और जो ये ख़ास तौर पे ये टैंकर्स हैं इस तरह, और कंटेनर्स की जो वो होती है, एक तो उनका जो ग्राउंड उस पर तो वैसे तो पेपर पे है जी क्या 11 बजे के बाद आएंगे वो आएंगे, लेकिन वो उससे पहले आते हैं। लेकिन जिस अंदाज में वो आते हैं और जिस तरीके से वो चलते हैं सड़कों पे और दौड़ते हैं सड़कों पे, उसमें जाहिर है बहुत से हमारे मोटरसाइकिल वाले भी ओवरलोडिंग अक्सर हम देख रहे होते हैं। वो जो कैरी वैन्स होती हैं छोटी, उसके ऊपर इतना कुछ लादा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि वो गिरी के बहुत। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऊपर बिठाए होते हैं, साइड्स पे लटकाए होते हैं। जो कानून है एक तो वो कानून बहुत वाज़ेह, उस कानून को कोई फॉलो नहीं करता। ना ट्रैफिक पुलिस वाले फॉलो करते हैं। आप उसको आपको पानी जो टैंकर मिलता है उसका एक टाइम मुकर्रर है, लेकिन वो 500 रुपए दे के आके आपके घर पे पानी डाल देता है। तो एक अलग से हमें इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहिए साइंस से। आने वाले दिनों में चलें इसके ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच मज़हर अब्बास साहब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शहजाद साहब, आपसे पूछा गया है कि मरियम नवाज रोज़ाना नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान करती हैं, सबसे फाल वज़ीर आला नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी बज़ाहिर इस सब का कोई क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा? क्या वजह है इसकी? अच्छा अलीना, एक तो पॉपुलैरिटी कम है, ज्यादा है, या कुछ उसमें इजाफा हुआ है, उसका कोई स्केल नहीं है हमारे पास, क्योंकि ना कोई ऐसा रिसेंट सर्वे आया है, ना इलेक्शंस हुए, तो ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, क्योंकि जो सवाल में लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो बज़ाहिर है, तो उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि अब तक ये ऐलानात है और कहा जा रहा है कि 6 महीने में फलां मंसूबा हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। जब भी मंसूबे पूरे होंगे तो फिर उसको ज्यादा बेहतर तरीके से वैलिडेट किया जा सकेगा कि क्या जो दावे किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। लेकिन एक जो मसला है, जो एक नेगेटिव साइड है नून लीग की हुकूमत को, और जिसकी वजह से हम समझते हैं कि शायद पॉपुलैरिटी उस तरीके से ना बढ़े, वो है ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो। ये बात तो ठीक है कहने को कि महंगाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, लेकिन पिछले 2-3 साल में जो महंगाई हुई है ना, उसने एक आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मतलब आप लिटरली कह सकते हैं कि मिडिल क्लास वाइप आउट हो गई है, और उसके असरात जो है आने वाले कुछ वक्त तक भी देखे जाएंगे, जब तक हम एक इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक बूम ना देखें जिसमें लोगों को नया रोजगार मिल रहा हो और उनकी जो पे स्केल है उसमें इजाफा हो। अभी तो जो है, जो पिछले 2-3 साल में 70-80% की महंगाई है, लोग उसी का बोझ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक हालात जो है लोगों के, अपने माशी हालात, वो बहुत बुरे हैं। तो आप नया ब्रिज बना दें, अस्पताल बना दें, वो कहते हैं मेरे जेब में खाने को पैसे नहीं है, तो क्या आप मुझे ये दिखा रहे हैं? तो ये एक फैक्टर है। दूसरा, हमारे यहाँ अब ये कारकर्दगी जो है ना, ये पीछे चली गई है। नैरेटिव का सारा खेल है, और नैरेटिव में नून लीग अभी भी पीछे नजर आती है तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की सियासत में जो नैरेटिव बिकता है वो ये है कि कौन एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, कौन मज़ाहिमती सियासत करता है, वो तहरीक इंसाफ कर रही है। जब नून लीग कर रही थी तो वो ऐसा लग रहा था कि उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, नॉइज वो ज्यादा क्रिएट कर रहे थे। आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। दूसरा, जो रोजाना की बुनियाद पे आप देखते हैं कि ज्यादतियां हो रही है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं ना, हमने देखा आवाम के लिए अस्पताल बना दिया, ब्रिज बना दिया, फलां बना दिया, लेकिन आवाम से आप उनके हकूक भी तो छीन रहे हैं। आप कभी उनका इंटरनेट बंद कर देते हैं, आप बिजली महंगी कर देते हैं, आप पीका ऑर्डिनेंस के जरिए मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, आप काले कानून पास कर रहे हैं, आप जुडिशरी के निजाम को बिल्कुल ही बर्बाद करके रख रहे हैं, आपने पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया है। तो एक आम आदमी अगर इवैल्यूएट करेगा और इन चीजों का जायजा लेगा, तो जहां उसको नजर आता है कि उसके इलाके में कोई अच्छा काम हो रहा है, लेकिन
ऑन द अदर साइड बहुत सारे नेगेटिव काम भी हो रहे हैं और इस वजह से मेरे ख्याल से इस वक्त नून लीग की जो मकबूलियत है वो बहुत नीचे है। इनफैक्ट नॉट ओनली नून लीग, जो पीपल्स पार्टी भी है वो भी इसका फ्रंट फेस करेगी, क्योंकि जब आप ये बात करते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत को हम परवान चढ़ाएंगे, इतने साल तक आपने जमहूरियत के लिए बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन इवेंचुअली जब आके आप सारे काम वो करें जो कि जमहूरियत को कॉम्प्रोमाइज करें, बर्बाद करें, तो फिर आपको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इंटरेस्टिंग शहजाद, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल भेजा गया है महमल सरफराज आपके लिए। महमल, आपसे पूछा गया है कि वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी हो गए हैं। आपसे कुछ देर पहले ये खबर आई है, इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? देखिए लीना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हमने एक देखा है कि हमारे यहाँ पर जो केसेस बनते हैं सियासतदानों के ऊपर, वो सियासी हालात के मुताबिक होते हैं, वो सियासी नौयत के होते हैं। जब सियासी हालात बदलते हैं तो फिर उन केसेस के जो है वो फैसले भी बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है लीना कि पाकिस्तान में जो है सियासतदान करप्शन नहीं करते या फिर यहाँ पर जो है सियासतदान जो है वो अपने बिजनेसेस को कोई फ़ायदा नहीं दिलाते, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जो ये केसेस बनते हैं ये इसलिए नहीं बनते कि किसी का सियासतदान का असल में एहतसाब किया जाए या फिर ये है कि करप्शन को रोका जाए, इन वजह से नहीं होता। वो बस ये है कि क्योंकि इदारे से जो है एक फॉलिंग आउट हो गई है, तो उसकी वजह से इस किस्म के जो है फिर वो केसेस बनने जाते हैं, शायद कोई और फेवरेट हो जाता है, तो ये सारा कुछ होता है। अब देखिए ना अलीना के दौर में जो है वो पीडीएम की जो जमातें थी, यानी कि खासतौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो उनके साथ ये हो रहा था, किस किस्म के केसेस उनके ऊपर बन रहे थे। अब ये पीटीआई के साथ हो रहा है और हो सकता है हालात बदलते तो पाकिस्तान में कोई देर नहीं लगती कि कल को ये सब कुछ जो है, यानी कि पीटीआई अगर उनके हालात ठीक हो जाते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो उसके बाद जो है ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा ये वाला जो है विशेष साइकिल ये दोबारा शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बहुत अफसोसनाक बात है। बिल्कुल चाहिए, बहुत शुक्रिया महमल। अगला सवाल भेजा गया है फैसल वराइद साहब आपके लिए और आपसे पूछा गया है कि सदर मुमलिकत ने कहा है कि पहले चीन के इत्तेहादी हैं फिर किसी और के इत्तेहादी हैं, क्या आलमी सतह पर इन बयानात की कोई हकीकत है? हाँ, बिल्कुल हकीकत है। जो आपके एलाइज होते हैं और जितने गहरे एलाइज होते हैं उनके लिए आप टर्म्स भी उसी तरह की बनाते हैं। तो ये बहुत अहम बयान है। आप देखें कि अमेरिका जब इसराइल के लिए बयान देता है तो और तरह से देता है, जर्मनी एलाइज के लिए देता है तो और देता है। तो हर मुल्क के जिसका जितना अच्छा दोस्त है उसके साथ जितना अच्छा ताल्लुक है उस तरह के बयान देना जरूरी होता है। ये पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर तो असरअंदाज नहीं होगा? नहीं, उनको भी सब इल्म है कि कौन किसका कितना दोस्त है। आप नहीं भी बयान देंगे तो उनको पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल वराइद साहब। और आप लोगों के लिए यही पैगाम कि इसी तरह से हमें लिखते रहिए। आपने हमारी एपिसोड जो डेली अपलोड होती है उसके नीचे जाना है, कमेंट करना है, या तो जेनेरिक सवाल या फिर अपने तज्जियाकार जिससे आप सवाल करना चाहते हैं उसका नाम, अपना सवाल भेजना है और आपके जो सवालात हैं उनको हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इसी तरह से हमें भेजते रहिए अपने सवाल। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।